अस्सलामुअलैकुम। हम लोग करने वाले हैं लैब नंबर 4 जिसके अंदर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब ये हाइपोथेसिस सबसे पहले बात करते हैं होती क्या है। हाइपोथेसिस जो होती है एक तरह से आप कह सकते हैं एक अजम्पशन है या फिर कोई भी प्रिडिक्शन है किसी भी इवेंट की होने की। जैसे कि अगर मैं इवेंट की बात करूँ कोई भी कि एक बंदा जो है ये रोड है, एक बंदा जो है ये रोड क्रॉस करेगा, सही है। और ये दूसरा बंदा है उसको प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये जो गाड़ी है इसको टक्कर मारेगी या नहीं मारेगी। ये एक प्रिडिक्शन है कि इसने रोड क्रॉस किया, लेकिन हुआ ये कि इसने सेफली जो है रोड क्रॉस कर लिया। तो क्या हो सकता था, या तो ये गाड़ी जो थी इसको टक्कर मार सकती थी तो जगह ट्रू हो जाती। अगर इसने नहीं क्रॉस कर लिया तो ये फॉल्स हो जाती इसके लिए, सही है, बंदे के लिए। तो ये कहलाती है हाइपोथेसिस। अब इसके अंदर जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होती है जो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मीन, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो होती है उसके कुछ प्रोसीजर होता है जो कि मैं पॉइंट लिख देता हूँ। पहला प्रोसीजर जो होता है इसका, ये पहला जो इसका प्रोसेस होता है वो बोलता है कि हम लोग को नल, और अब होगा ये कि इसके अंदर हम लोग पहला जो पॉइंट था मैंने बताया कि स्टेट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सही है। ये क्या होता है नल एंड अल्टरनेटिव। अगर मैं इसकी मिसाल लूँ तो इस बंदे के लिए जो ये बता रहा है कि इसको टक्कर लगेगी गाड़ी से या नहीं लगेगी, इस बंदे के लिए टक्कर लगना जो है वो उसके नल मतलब कि इसकी मेन हाइपोथेसिस हो गई, और इस बंदे के लिए ही इसकी टक्कर नहीं लगी तो उसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि ये टक्कर नहीं लगी, ये इसने बंदे ने सेफली क्रॉस कर लिया रोड, सही है, ये कहलाती है। दूसरा इसका प्रोसीजर होता है टेस्ट चूज करना किसी भी हाइपोथेसिस, सही है। इस क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है ना बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, टी स्क्वायर हो गया, उसके बाद एफ रेशनल टेस्ट हो गया, विल्सन हो गया, बहुत सारे टेस्ट है। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास डेटा दिया हुआ होता है उसके लिहाज से उसी के हिसाब से हम लोग जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। उसके बाद उसका जो तीसरा पॉइंट है उसके अंदर हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मुराद ये है कि अल्फ़ा दिया होता है एक तरह से कि सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। अगर मैं एक बात करूं कि इस बंदे की मिसाल वाली बात थी ना, यस, रोड क्रॉस करने की। अब रोड क्रॉस करने पे जो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ है वो किस तरीके से डिफाइन करोगे कि एक बंदा जो है ये रोड क्रॉस कर रहा है और गाड़ी की स्पीड ये है। गाड़ी की स्पीड पे डिपेंड कर सकता है, बंदे की स्पीड पे डिपेंड कर सकता है, कोई दूसरा बंदा आ जाए उस पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन या तो लगेगी ज़ीरो होगी या तो नहीं लगेगी वन होगी। तो ये जो होती है ये ऐसे करके डिफाइन होती है। शुरू यहाँ से होती है ज़ीरो से प्रोबेबिलिटी लगने की, ये ख़त्म वन पे होती है। अब ये जितना भी एरिया है अंडर इसके कर्व के ये डिफाइन करता है कि भाई इसको कौन कौन से इवेंट आएंगे, कौन कौन सी वजह से इसको फेस करना पड़ेगा, क्या नाम है, मैं इसको रोड क्रॉस करने के अंदर, सही है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मुराद है कि इस हिस्से के अंदर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर मैं ब्लैक से करूँ, ये कोई सा एक हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है कि इसको ये जो है टक्कर लग जाए गाड़ी से, सही है, ये वाली बात होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये हर मोस्टली जब हम लोग को नहीं पता होता हम लोग 5%, 10% और 15% लेते हैं, सही है। दूसरा, अब इसके आगे बात करते हैं क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जो होता है एक ऐसा रीजन है जो कि ब्लैक की बात कर रहा हूँ जिसके बाद आगे अगर हम लोग देखें, इसकी मैं क्रिटिकल रीजन की बात करूँ, इसके बाद जितनी भी आगे की प्रोबेबिलिटी है
सारी की सारी वो ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जिसके अंदर बंदे का रोड क्रॉस वो कर लेगा या फिर उसको गाड़ी गाड़ी जो है टक्कर मार देगी। ये इसकी कुछ एक ऐसा रीजन होता है इस पूरे कर्व के अंदर, सही है, वो डिफाइन कर रहा होता है ये। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल रीजन, सही है। उसके बाद लास्टली हम लोग जो है अपने डेटा को पूरा सॉल्व करने के बाद एक कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन में हम लोग इंग्लिश भी लिखते हैं या फिर नहीं भी लिखते, डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग एक काम ज़रूर करते हैं जिसके अंदर हम लोग रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं हाइपोथेसिस, या फिर इसको दूसरा नाम दे रहे हैं कि फेल टू रिजेक्ट, ये हाइपोथेसिस होती है। अब हम लोग के पास बहुत सारे इसके एरर के टाइप्स हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये होता है। लेकिन अगर हम पेपर की बात करें, पेपर के हिसाब से, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं जो मेन पेपर है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को जो डेटा दिया हुआ है इसके अंदर हम लोग टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन मीन पढ़ेंगे। मीन का मतलब म्यू होता है, उससे हम लोग टेस्टिंग सीखेंगे। ये होती कैसी है, इसके अंदर हम लोग वही प्रोसीजर होता है, पहले नल हाइपोथेसिस बनाना, हाइपोथेसिस डिज़ाइन करना। हाइपोथेसिस जो होती है हम लोग जो है म्यू1 से एक एच नॉट होती है जो कि हम लोग म्यू नॉट से जाहिर करते हैं, एक अल्टरनेटिव होती है या फिर म्यू अल्टरनेटिव से। इसके अंदर 3 बन सकती हैं इसके प्रोसीजर में, जो कि अल्फ़ा, एच नॉट और नल H1। पहली जो बन जाएगी वो हम बोल सकते हैं कि म्यू नॉट की हाइपोथेसिस जो है वो बड़ी है म्यू अल्टरनेटिव से। तो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा कि म्यू नॉट की हाइपोथेसिस जो है इसकी हाइपोथेसिस से छोटी है। इसकी दूसरी बात करें तो ये म्यू नॉट है, ये बन सकता है और ये बन सकता है। तीसरी बात करें इज इक्वल्स टू, इसकी बिल्कुल इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो झुक जाएगा, और फिर इसकी क्या होगी, इज नॉट इक्वल टू म्यू ए। अब इसके अंदर एक खास चीज़ है, वो ये है कि हम लोग जो है ना ग्राफ का बिहेवियर देख सकते हैं इससे, इन तीनों से, कि किस जगह पे इसका क्रिटिकल रीजन लाई करेगा, सही है। मैं 3 का ग्राफ बना दूँ, एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है या फिर कह सकते हैं आपको। अगर मैं फर्स्ट वाले को लूँ, फर्स्ट वाले के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि म्यू नॉट इज ग्रेटर देन, इसकी बात करें तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ग्राफ है म्यू नॉट बड़ा है, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये म्यू नॉट बहुत बड़ा है। दूसरा, अब ये बोल रहे हैं कि म्यू नॉट बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। दूसरे वाले में बोल रहा है म्यू नॉट इज स्मॉल देन अल्टरनेटिव, तो ये दूसरा जो है म्यू नॉट है, ये यहाँ पे बनेगा। अभी क्यों बन रहा है ये हमने कहा था कि जो प्रोबेबिलिटीज़ है ये वो बताती है कि इसके अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है नल हाइपोथेसिस की कि ये इवेंट हो जाए। तो ये अगर नल हाइपोथेसिस बहुत बड़ा होगा तो वो आगे जाके होगा, है ना। अगर जैसे कि अगर मैं इसको 0 से शुरू करूँ और इसको प्लस की इन्फिनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, यहाँ पे शुरू होगा। अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो माइनस इन्फिनिटी पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये हो जाएगा, तीसरे वाले की बात करें कि म्यू इज़ इक्वल टू म्यू अल्फ़ा। अच्छा, मैं इसके साथ साथ जो है ना इसकी अल्टरनेटिव भी लिख देता हूँ। अल्टरनेटिव जो होगी इसकी, इसके अंदर क्या होगा कि इसमें देखो ये लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि जो हमारे पास इवेंट है वो दोनों के अंदर हो सकता है, या तो वो इस साइड पे भी हो सकता है या वो इस साइड पे भी हो सकता है, इधर भी इधर भी। तो हम लोग करेंगे ये क्या, इसके अल्फ़ा की वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसके अंदर ग्राफ आधा आधा बनता है, इसके अंदर एक तरफ का ग्राफ बनेगा, इसके अंदर भी एक तरफ का ग्राफ बनेगा, सही है। अब हम लोग अगर इसके हिसाब से देखें कि कैसे रिजेक्ट करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले
सबसे पहले है, इसके बाद हम लोग आगे का प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर के अंदर होता है क्या, दूसरी इसका जो पॉइंट है उसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू देखनी पड़ती है कितनी है। मोस्टली हम लोग 0.05 या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 5% लेते हैं। अब हम लोग टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स का डेटा देखेंगे कि क्या है, सही है। अब इसके जो है ना कुछ फार्मूला है या फिर है, ये है कि कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए, सही है। इसकी दो चीज़ हैं। अगर आपको डेटा के अंदर आपका डेटा दिया हुआ है पूरा का पूरा, पॉपुलेशन है एक आपकी, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस आपको नोन हो, मतलब उसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब गिवन हो, तो हम लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का और वेरिएंस अननोन, मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं दी हुई हो, सही है, तो हम लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके अंदर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ हो कि नॉर्मल होना चाहिए। तो इसके जो है टेस्ट हम लोग क्या होता है वो कहलाता है जेड टेस्ट, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। और जेड टेस्ट का जो फार्मूला है, जेड इज इक्वल्स टू, हमने लास्ट टाइम पे इस फॉर्मूले की एक चीज़ पढ़ी थी कि कैसे होता है, डिवाइडेड बाय एस अपॉन अंडर रूट एन। अब इसको जो है ना हम लोग ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली एस से ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे हैं। अगर पॉपुलेशन नोन है तो हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, सही है। लेकिन ये बहुत कम होता है, सही है। रार केसेस के अंदर हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है, वरना मोस्टली हम लोग को नहीं दिया होता। जब नहीं दिया होता तो हमारे पास दो इसके पार्ट होते हैं। एक होता है एन की वैल्यू, एन मतलब टोटल सैंपल जो है, सैंपल का हम लोग साइज देखेंगे, जैसे कि एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है। अगर तो एन की वैल्यू हमारे पास 30 से बड़ी है, मतलब 31 है, 35 है, 36 है, 49 है, 46 है, तो हम लोग जो है सेम जेड टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। बस उसमें एक चीज़ ये करेंगे कि हमारे पास जेड टेस्ट जो इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर इस सिग्मा को, ये जो मैंने अभी ब्लैक से मार्क किया है सिग्मा, इसको हम लोग इससे पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि एस से रिप्रेजेंट होता है, इससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे, सही है। दूसरा ये है कि हम लोग जो है अगर एन का सैंपल जो है वो एन से छोटा है या इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 30, एन से छोटा है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे टी टेस्ट। टी टेस्ट की वैल्यू सेम टू सेम फार्मूला है। टी टेस्ट जो होता है वो एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज स्क्वायर रूट में। ये हमारे इसके फॉर्मूले हैं। अब हम लोग एक बाकी हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, क्रिटिकल रीजन के बनाने के लिए हमारे को, ये तो हमने सारी की सारी जो वैल्यूज़ निकाली हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, हमने कैलकुलेट की है। हमें चाहिए होता है एक रीजन जो है टेबल से निकला हुआ चाहिए होता है, टेबलर रीजन कहलाता है ये। टेबलर रीजन हम लोग कैसे निकालेंगे, जब हम लोग जेड टेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो जेड के अंदर सीधा सीधा होता है जेड के साथ अल्फ़ा की वैल्यू, किसके लिए, अगर अल्फ़ा बड़ा हो या छोटा हो, जैसे कि अगर म्यू नॉट बड़ा है या म्यू नॉट छोटा है। लेकिन जैसे ही जेड की वैल्यू हम लोग अल्फ़ा से डिवाइड बाई 2 क्यू कैसे करेंगे, जब हमारे पास म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू अल्टरनेटिव के इक्वल आ जाएगा, तो हम लोग उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। जैसे कि अगर मैं वैल्यू ले रहा हूँ अल्फ़ा की वैल्यू 0.05, तो मैं सीधा सीधा इस पर निकाल लूँगा। लेकिन अगर मैं दूसरी की बात करूँगा 0.05 डिवाइड बाई 2, तो जेड जो है मैं टेबल के अंदर 0.025 पे ढूंढूंगा, सही है। अब दूसरी बात करते हैं टी टेस्ट की। टी टेस्ट के अंदर जो होता है इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, टी अल्फ़ा कॉमा V1
V1 का मतलब क्या होता है? V1 का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुराद क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुराद ये है कि हमारा जो ग्राफ बना है, इसका जो ये छोटे से हमने जो चीज़ बनाई है क्रिटिकल रीजन, ये कितना आगे या कितना पीछे हो सकता है इस चीज़ से, ये इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा है, ये कितना इसके पास फ्रीडम है आगे या पीछे जाने का, ये कहलाता है। अब अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास वही सेम प्रोसीजर है, अगर बड़ी है छोटी है या फिर इक्वल्स 2 है डिवाइड बाई 2 होगी। लेकिन इसके अंदर हम लोग जो है 0.05 उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? V1, सही है। V1 कैसे होता है? V1 की वैल्यू जो होती है या फिर V की वैल्यू वो होती है n-1। n जो है इसका जो भी वैल्यू आती है उसको माइनस करते हैं। अगर मैं 35 n ले रहा हूँ उसको माइनस करूँगा 1 से, बस 30 का 34 आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे t की वैल्यू 0.05 और 34। अब ये ग्राफ के अंदर ढूंढते कैसे हैं या फिर क्या होता है, ये मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग z की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि हम लोग के अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05 या फिर 0.025, दोनों की वैल्यू निकालते हैं। पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। हमें अल्फ़ा जो है ढूंढना है 0.05। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है जो 0.05 है, अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो ये तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर, मैं क्या करूँगा, मैं जो है देखूँगा 0.05 टी एक्स ये किस जगह पे लाई कर रहा है। ये जो पूरा पूरा चार्ट है, चार्ट के अंदर जो इतना बड़ा चार्ट है, चार्ट के अंदर कौन सी जगह पे ये प्रोबेबिलिटीज़ की सर्कल लाई कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ, जरा मैं अपने इस चार्ट की ये चल हम लोग बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की तो मेरे को ढूंढना है 0.05। मैं कैसे ढूंढूंगा इसको, मैं ये शुरू ऐसे करूँगा कि मैं जो है चलना शुरू करूँगा यहाँ से, सही है, ऊपर से ऊपर चलना शुरू करूँगा। मैं कोई ऐसी वैल्यू ढूंढूंगा जो कि 0.05 हो या उसके करीब हो। अगर मैं 0.05 के करीब देखता हूँ ये वाली वैल्यू आ रही है, अब मैं इसके राइट साइड पे चलना शुरू करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वैल्यूज़ जो है मेरी कम हो रही हैं, कम हो रही हैं, कम हो रही हैं, कम हो रही हैं। अब ये 4 पे आ गई। बोलूँगा ये जो वैल्यू है, ये वाली जो कि मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू मार्क कर देते हैं। ये वाली वैल्यू एक सबसे करीब वैल्यू है इसके ऊपर। अब मैं इसको रीड करूँगा, कैसे रीड करूँगा, मैं ये जो है ना वैल्यू देखूँगा यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ ऊपर से, अगर मैं देख रहा हूँ तो ऊपर से वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है वो है 0.04, और इस तरफ देख रहा हूँ तो इस तरफ वैल्यू आ रही है -1.6। तो -1.6 मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -1.64। ये मेरी वैल्यू हो गई, ठीक है, नेगेटिव के लिए। अब मैं इसी तरीके से 0.25 की भी निकाल सकता हूँ। कैसे जाऊँगा मैं, 0.25 देखूँगा, मैं बोलूँगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, शुरू उसी तरीके से करूँगा यहाँ से। कैसे ये शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से देखना शुरू कर रहा हूँ। अगर मैं 0.025 देख रहा हूँ तो 0.0002 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली लाइन से मैं आगे बढ़ूँगा 0.025। देखें 0.025 डबल ज़ीरो ये मेरे को मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं देखूँगा कि जब ये वैल्यू मिल गई है, मैं इसी वैल्यू को लिख दूँगा। मैं लिखूँगा 0.06 और -1.9, ये हो जाएगा -1.96। ये मेरी वैल्यू आ गई। अब हम लोग बात करते हैं टी टेबल कैसे करना है। टी टेबल के लिए टी टेबल कुछ इस तरीके से होता है। टी टेबल की बात करते हैं। टी टेबल, अब टी टेबल के अंदर जो मैंने आपको बताया जो कि 0.05 है और 34 है, ये बड़ा आसान है। इसके ना क्यों हम लोग को एक्स अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा ऊपर लिखें, जितने भी ये सारे के सारे जो ऊपर हैं ये अल्फ़ा है, सही है। हम लोग को ऊपर 0.05 देखना है, लेकिन इस पर देखें गौर करें, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, वन टेल और टू टेल। टू टेल मैंने आपको बताया अभी, ये वाली बात है, वन टेल ये वाली बात है, सही है। तो जब ये इधर लगता है, जब इज इक्वल्स टू और नॉट इक्वल वाली साइड आती है, ग्रेटर और लेस देन में लिखता है। अगर मैं ग्रेटर लेस देन की बात कर रहा हूँ तो मैं वन टेल लगाऊंगा।
वन टेल में 0.05 देखूंगा, 0.05 आ गया इस वाली लाइन में, सही है। अब मैं जाऊंगा 34 की वैल्यू, तो 34 की वैल्यू जो है मेरे पास, मैं और नीचे जा रहा हूँ, 34 की वैल्यू मेरे पास, नीचे जाऊंगा 34, चलें करीब करीब है, अब अच्छी बात है, करीब करीब भी समझ जाएंगे। अब मैं देखूंगा कि ये 30 है, सही है, और इससे अगला वाला अगर मैं देखूँ तो वो है 40। तो मैं कौन सी वैल्यू लूँ, ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करूँ जो कि 30 के करीब करीब हो। अगर मैं 40 पे जा रहा हूँ तो मेरे को 34 के बाद 6 मतलब ऑल जोड़ने पड़ेंगे, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अगर मैं 34 से 30 पे आ रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ 4 जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं जो है 30 वाली वैल्यू लूँ, 30 वाली वैल्यू, और ये जो ऊपर से आया था ये वाला साइन, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, 30 वाली वैल्यू, ये तो मेरे पास कुछ ये वाली वैल्यू बन रही है जो कि है 1.697। तो आपने जो गौर किया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सैंपल की करीब करीब आई है, क्योंकि हमारे पास सैंपल जो है 34 का करीब करीब था, सही है। ऐसे करके चाहे होता है। अब मैं क्या करूँगा, हम लोग बनाएंगे क्रिटिकल रीजन। ये क्रिटिकल रीजन कैसे बनता है, क्रिटिकल रीजन बताता हूँ। यस, ये क्रिटिकल रीजन की बात करते हैं। क्रिटिकल रीजन जो होता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक तरह से ग्राफ बनाएंगे। बस दो वैल्यू आई है, एक टी कैलकुलेटेड और एक टी टेबल, या फिर जेड की वैल्यू जो कैलकुलेटेड या टेबल है। तो अगर मैं जेड टेबल या फिर जेड कैलकुलेटेड वैल्यू की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं जो है जेड की जो टेबलर वैल्यू है, टेबल वाली, वो मैं जो इसकी जो पॉइंट है यहाँ पे टेबल वाली वैल्यू लिख दूंगा, सही है, जो कि आई है -1.96, या यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव, यहाँ पे लिखूँगा -1.96, सही है, टेबल की वैल्यू है। अब मैं कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई है मेरी, वो कितनी थी, ऊपर आई थी आई थिंक, ऊपर जो है कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली नहीं, हमारे पास डेटा नहीं है। कैलकुलेटेड वैल्यू मान लो मैं 2.35 आई है कैलकुलेटेड, सही है, ऊपर जो कैलकुलेट करी, तो मैं उसको ढूंढना शुरू करूँगा। ये इसका 0.0 है, यहाँ पे जा रहा हूँ माइनस की वैल्यू है, यहाँ पे जा रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं 2.35 ढूंढना शुरू करूँगा। मैं बोलूँगा 2.35 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, तो मैं इसको कंक्लूजन की बात पे आता हूँ। अगर ये पॉइंट कैलकुलेटेड वैल्यू इस वाले रीजन, ये जो इतना बड़ा रीजन बनाया था, इसके अंदर अगर कहीं पे आ रहा है, तो हम लोग क्रिटिकल रीजन के अंडर है, हम लोग रिजेक्ट करेंगे। क्रिटिकल रीजन से बाहर यहाँ पे कहीं पे है, अगर मैं ब्लैक से बनाऊँ, यहाँ पे कहीं पे है, जो यहाँ पे, तो हम लोग जो है फेल टू रिजेक्ट कर देंगे या फिर एक्सेप्ट। तो दूसरा कहने का तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या होता है कि टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टी टेबल रिजेक्ट, टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टेबल वी एक्सेप्ट, सही है, ये वाली बात होती है। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, अगर मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जो कि है 10.19। 10.19 अगर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब कंपनी है, या फिर ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है बल्ब, लाइफ टाइम अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका जो मीन है, मीन मतलब म्यू जो है 800 है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ म्यू इक्वल्स टू 800, और मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल रहा है वो, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 40 है, मतलब जो मीन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 40 आल्स है, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है टेस्ट करना है हाइपोथेसिस, जिसके अंदर वो बोल रहा है कि म्यू इज इक्वल टू 800, और बोल रहा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक और उसके साथ टेस्ट करो, क्योंकि म्यू इज नॉट इक्वल टू 800। क्या बोल रहा है, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब वो बोल रहा है कि अगर जो एक एन हो, मतलब सैंपल साइज, एन का मतलब सैंपल होता है,
330 बल्ब का सैंपल लें और उसका जो एवरेज, अब मैंने कहा था जब ये n जहाँ पे आएगा उसके साथ वाला जो एवरेज है, एवरेज या फिर मीन, वो हमेशा x को डिनोट, एवरेज या फिर मीन x बार को डिनोट करेगा। सही है। x बार कितना हो गया इसका 788 आवर्स। तो हम लोग सबसे पहले तो हाइपोथेसिस बनाएंगे। इसकी हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस जो है वो बोलता है म्यू, क्वेश्चन में दी हुई है। सही है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी दी हुई है। सही है। अब मैंने आपको कहा था जैसी ये वाली बात आए कि इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू, हम लोग बोलेंगे जो अल्फ़ा है जो कि हमको दिया हुआ नहीं है, हम लोग कंसिडर करेंगे अल्फ़ा 0.05, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 0.025, क्योंकि ये दिया हुआ है इस वजह से ये इज इक्वल्स टू और नॉट इज इक्वल्स टू की वजह से ये डिवाइड बाई 2 आएगा। सही है। उसका ग्राफ जो होगा वो दोनों तरफ से कट के बनेगा। सही है। अभी तो आगे चलेंगे तो बना दूंगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अंदाज़ा लगाना है कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, इस पर क्या करें। मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग ये वाली चीज़ कर रहे थे, इसके अंदर के एक नोन होता है एक अननोन होता है। हम लोग बस आगे देखते हैं। हमें जो है अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाऊँ, ये ला टेस्टिंग हाइपोथेसिस देखनी है। अब मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस आपको मना पता होना चाहिए कि इससे होता है। अब मैं नीचे गया डेटा के अंदर, मैंने देखा कि मेरे को जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मिला हुआ है, सॉरी पता है, जो कि 40 है। मैंने बोला ये तो फिर सीधा सीधा कोई कहने की बात ही नहीं है। मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन उठाया मैंने कैलकुलेशन के लिए और मैंने जेड टेस्ट अप्लाई कर दिया। जेड टेस्ट में बोलूँगा डेट टेस्ट विल मेट द क्राइटेरिया वट एवर। तो अब मैं इसके अंदर सबसे पहले जो है बात करूँगा ये वाली कि हम लोग क्राइटेरिया मेट हो रहा है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस एंड एन। अगर मैं एक्स बार लिखूँ तो मेरे पास 788 है माइनस 800 क्योंकि वो म्यू है, डिवाइडेड बाय 40 क्योंकि वो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। सैम्पल साइज हमको 30 का दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ मेरे कुछ वैल्यू आ रही है -1.64। ठीक है, जेड कैलकुलेटेड वैल्यू है ये। अब जब मेरे पास जेड कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, अब मैं क्रिटिकल रीजन ड्रॉ करूँगा। क्रिटिकल रीजन के लिए मेरे चाहिए, मैंने कहा था जेड की टेबलर वैल्यू, जेड टेबल वैल्यू, जेड टेबल वैल्यू मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले निकालना सिखाई। अगर मैं जेड की बात करूं, जब वो 2 में ग्राफ बन रहा है तो अल्फ़ा जो है डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा में ले रहा हूँ 0.025 डिवाइड बाई 2 वाला। अब मैं इसको अगर ढूंढूंगा अल्फ़ा को उसकी टेबल की फॉर्म में, तो मेरे पास जो टेबल मिलेगा वो कुछ 1.96 मिल रहा है माइनस का। अब मैं देखूँ ये कहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये देखिए 1.96 हमने निकाला हुआ है अल्फ़ा, मैंने ऊपर से लिख दिया ये। तो अब मैं जब इसका ग्राफ बनाऊंगा, मैं वो इसको ग्राफ को, ये मेरा ग्राफ है, मैं इसको 2 हिस्सों में डाल दूंगा टेबल की वैल्यू को। मैं बोलूँगा ये हो गया जेड अल्फ़ा अपॉन टी माइनस, मैं लिखूँगा माइनस जेड अल्फ़ा अपॉन टी टू पॉजिटिव जेड अल्फ़ा अपॉन 2, और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.96 क्योंकि ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे लिख दूंगा -1.96 की नेगेटिव है। और मेरे पास जो टेबल की वैल्यू है वो कैलकुलेटेड जेड कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो मेरे पास कितनी आ रही है 1.64। अब मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा और मैं इसको ढूंढना शुरू करूँगा। मैंने देखा ये जो वैल्यू है वो है 1.96, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पे यहाँ पे 1.64 लाई कर रही होगी। ये लाई इस रीजन से बाहर है, तो मैं बोलूँगा वी फेल टू रिजेक्ट। सही है। इसको हम लोग कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन में लिखेंगे सिंस द कैलकुलेटेड z value is smaller than
that table value, we fail to reject the given hypothesis। ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से सॉल्व। अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद ये ऑफ करें। एक एग्जाम्पल नंबर 10.20 कर लेते हैं। डेटा बनाया इसका, तो वो बोल रहा है एक रैंडम सैंपल है साइज का n इज इक्वल्स टू 64 बैग्स। तो ये 64 बैग का n सैंपल साइज है। क्या बोल रहा है ऑफ वाइट चेस पॉपकॉर्न वटेवर विद इन एवरेज 5.3 आउंस। ठीक है, ये विद इन एवरेज ऑफ 5.3 आउंस एन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। जब मैंने कहा कि जब ये एन की बात कर रहे हैं तो एन ही का स्टैंडर्ड डेविएशन है और एन ही का मीन है। मतलब एक्स बार है जो कि 5.23 है और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि कहलाता है एस, वो कितना है 0.24 आउंस। सही है। अब वो ये बोल रहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस। का टेस्ट करना है कि म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 5.5 आउंस with an alternative hypothesis less than 5.5 ounce। जब ये वाली बात करेगा, और शायद अल्फ़ा भी दिया हुआ है, अल्फ़ा इसमें जो अल्फ़ा दिया हुआ है इसमें अल्फ़ा है 0.05। अब मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगा, इसकी हाइपोथेसिस में बोलूँगा कि नल हाइपोथेसिस जो कह रही है वो कह रही है म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 5.5 पाउंड एंड म्यू नॉट इज स्मॉलर देन 5.5 पाउंड। ये हमारी दूसरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई। अल्टरनेटिव लिखना भूल गया था। अब हमें पता है जब ये चीज़ बात करेंगे तो हम लोग का जो डेटा है वो हमेशा इस तरफ का बनेगा। सही है, इस तरफ की वैल्यू ग्राफ बनेगा। तो हम लोग आगे जाते हैं सोल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग वही वाली बात करेंगे कि कौन सा टेस्ट लगाएं। भाई पता नहीं है। सब हमने कहा था कि भाई ये तो पता ही नहीं है पॉपुलेशन वेरिएंस। हम लोग फिर गए इसके अननोन पे, हम लोग को एस पता है अननोन वाले पे। सही है, अननोन की बात करें तो हम अननोन पे ऊपर जाएंगे। अननोन पे गए, अननोन पे हम लोग देखा हमने क्या क्या लिखा है। अननोन बोलता है कि आपको जो है सैंपल साइज देखो, सैंपल साइज आपका 30 से बड़ा है या 30 से छोटा है। अगर मैं इसका सैंपल साइज देखूँ जो कि 64 है तो वो 30 से बड़ा वाला है, तो हम लोग जेड टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये वो सैम फॉर्मूला कह रहा है। हम लोग नीचे गए और हमने देखा कि इसका सैंपल साइज जो है 64 है जो कि एन है ग्रेटर देन इक्वल टू 30 से बड़ा है। वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर जेड टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। जेड टेस्ट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया एक्स माइनस म्यू नॉट। लेकिन जब हम लोग इसकी अननोन की बात करते हैं तो वो चेंज हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। एंड अगर मैं इसकी की बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या 5.5 5.23 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 0.24। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है -9। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब मैं क्रिटिकल रीजन बनाऊंगा। क्रिटिकल रीजन के लिए मेरे को चाहिए टेबल की वैल्यू जेड। जेड टेबल मेरे पास पता है 0.05 है। 0.05 की जब मैं वैल्यू चेक करूंगा तो मेरे को मिली है माइनस का 1.64 टेबल वैल्यू। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा। जब मैं ग्राफ बनाना शुरू किया मैंने देखा कि ये तो माइनस की वैल्यू है, तो मैं इसको -1.64 टेबल की वैल्यू लिख दूंगा। अब उसके बाद मैंने ज़ीरो देखा, यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी है। मैं इसको देखना शुरू किया, मेरी -9 वैल्यू कहाँ पे आ रही है। तो मैं बोलूँगा ये तो बहुत आगे जाके कहीं यहाँ पे -9 की वैल्यू होगी, लेकिन ये सारा का सारा इसके अंदर ही आएगा भाई। मैं बोलूँगा सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज इनसाइड
critical region, we will reject। कंक्लूजन लिखूंगा तो कंक्लूजन क्या देगा, कंक्लूजन देगा t calculated value is smaller than t, oh sorry, t calculated value is यस। अब इसमें देखें एक चीज़ है कि अगर मैं माइनस की बात करूँ तो माइनस में जितना छोटी चीज़ जाती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती रहती है। तो -9 ज़्यादा छोटा होगा या -1.6? -9 ज़्यादा छोटा होगा। तो टी कैलकुलेट की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है टी टेबल की वैल्यू से। तो वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। सही है भाई, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये पहला था जिसके अंदर हम लोग ने वो किया था क्या नाम है, फिल्टर रिजेक्ट, और दूसरा वाला था ये वाला था। ये हमारी दूसरी चीज़ हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक हो गया बस।